नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपको दिखाने का अखंड भारत, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत के साथ। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली, वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी के खिलाफ आप उम्मीदवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई। दिल्ली पहुंचा इंटरपोल प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किताब का विमोचन किया। अश्विन फर्नांडिस की पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अवलांच, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जोशीमठ को बचाने के लिए लोगों का प्रदर्शन, आसपास के गांव में बड़ी संख्या में एनटीपीसी के दफ्तर पहुंचे प्रदर्शनकारी। एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए। पॉस्को एक्ट 2019 के मामले में अमनदीप सिंह दीवानी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आरोपी सतीश को 5 साल की कैद और 31,000 का जुर्माना। मान नहीं रहे स्टंटबाज, गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कार का गेट खोलकर स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो वायरल। हरियाणा के भिवानी में संदिग्ध हालत में कमरे में मिले 3 लोगों के शव, हत्या या आत्महत्या, जांच कर रही है पुलिस। धनबाद के निरसा में 2 जगहों पर धंसी खदान, स्थानीय लोगों में दहशत, एक घर जमींदोज। हेलीकॉप्टर से ससुराल रवाना हुई इटावा की बेटी, इटावा में पहली बार हेलीकॉप्टर से आई बारात। अंडर 19 क्रिकेट विमेंस टीम ने इतिहास रचा, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी मात। और परीक्षा के वक्त पर छात्रों में तनाव आम बात है। अखंड भारत की शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आज का दिन इस तनाव को दूर करने की कोशिश के तौर पर नजर आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका नाम परीक्षा पर चर्चा रखा। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से रूबरू होते हैं और इसी तनाव को दूर करने के साथ सफलता के मंत्र भी देते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं पर छात्रों को टिप्स। मोदी ने लगाई पाठशाला। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। पाठशाला में पीएम ने दिए मंत्र। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। छात्रों के सवाल, पीएम का जवाब। How do I deal with my family's situation when my results are not good? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्रों से रूबरू हुए। एक बार फिर से छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। एक बार फिर से छात्रों को कहा कि एग्जाम को हावी न होने दें। कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने परीक्षा पर छात्रों से चर्चा की। करीब 2000 छात्रों ने फिजिकली हिस्सा लिया, जबकि देश भर के छात्र वर्चुअली जुड़े और प्रधानमंत्री से एग्जाम को लेकर सवाल किए। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को एग्जाम को लेकर कई टिप्स दिए। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को बताया कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्मार्ट वर्क पर जोर दें। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन के तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए और छात्रों को सलाह दिया कि सप्ताह में 1 दिन डिजिटल फास्टिंग रखें। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे
ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। चर्चा के दौरान छात्रों ने पीएम मोदी से कई तरह के सवाल किए और हर सवाल का जवाब उन्होंने अपने स्टाइल में दिया। छात्रों को समझाने के लिए पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का मांझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो पीएम ने क्रिकेट का उदाहरण देकर छात्रों को समझाया। हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं, तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। चर्चा के दौरान कई छात्रों ने काफी रोचक सवाल पूछे। कुछ छात्रों ने पीएम मोदी से पूछा कि आप विपक्ष और मीडिया की आलोचनाओं का कैसे सामना करते हैं, जबकि हमें तो अपने अभिभावकों और टीचर्स की आलोचना से ही बुरा लगता है। इस सवाल पर उन्होंने सबसे पहले तो हंसते हुए कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती हैं और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है, उस पर सारा मामला सेट हो जाए। 2 घंटे के सवाल जवाब में पीएम मोदी ने कई बातें कही। आइए आपको कुछ और बातों के बारे में बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखें, माता पिता की बात सुने बच्चे, टाइम मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दें, स्मार्टली हार्ड वर्क पर ध्यान रखें, गैजेट्स का गुलाम मत बनिए। पीएम मोदी से चर्चा करने के बाद छात्र काफी खुश नजर आए। परीक्षा पे चर्चा अपनी तरह का एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसका आयोजन हर साल बोर्ड परीक्षा से पहले किया जाता है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें पीएम मोदी देश के बच्चों, शिक्षकों और माता पिता अभिभावकों से रूबरू होते हैं। इस साल देश और विदेश के 38 लाख से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जो पिछले साल से दुगने से भी ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री की थी ये मास्टर क्लास परीक्षा पे चर्चा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिए गए सब्जेक्ट्स में से किसी एक पर मैक्सिमम 500 वर्ड्स में अपना जवाब लिखा और इसमें निर्धारित केवल एक थीम में हिस्सा लिया। छात्रों ने हर एक गतिविधि के लिए निर्धारित शब्द सीमा यानी कि 500 वर्ड्स की जो लिमिट थी उसमें अपनी एक कॉपी भेजी। आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि किस विषय पर उन्हें 500 वर्ड्स लिखना था, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था आजादी के नायक। ये था 2023 के लिए छात्रों का पहला विषय। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक दिया गया वो ये था हमारी संस्कृति हमारा गर्व। इस पर 500 शब्दों में इन बच्चों को अपनी कॉपी सबमिट करनी थी। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट था वो उसका नाम मेरी प्रिय किताब यानी कि उनकी फेवरेट बुक कौन सी है, जाहिर बात है उसके बारे में एक एक्सप्लेनेटरी 500 वर्ड्स का एक सब्जेक्ट भी देना था। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के उनके मायने क्या है उनको लेकर इस पर भी छात्रों को अपने विचार साझा करने थे। जो अगला सब्जेक्ट था वो ये कि अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है।
छात्रों ने इसे लेकर भी अपनी बातें उन कॉपी के जरिए बताई जो 500 शब्द में सीमित थे। फिर मेरा स्टार्टअप का सपना। प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप की बात करते रहते हैं और आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान ये एक सब्जेक्ट भी रखा गया, मेरा स्टार्टअप का सपना। सीमाओं के बिना शिक्षा, विदाउट बाउंड्रीज एजुकेशन कैसी हो, इसको लेकर भी छात्रों को अपने 500 वर्ड्स लिमिट में अपने विचार साझा करने थे। फिर विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल, ये एक सब्जेक्ट रखा गया। छात्रों के लिए ये एक सब्जेक्ट था जिस पर छात्रों को अपने विचार साझा करने थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें छात्रों ने अपने ख्याल, अपने विचार बताए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत कब हुई और शुरुआत के बाद कब कब प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को मंत्र दिए। अक्सर हमने देखा जब प्रधानमंत्री छात्रों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें टिप्स देते हैं। 16 फरवरी 2018, उसके बाद अगले साल ही यानी कि 29 जनवरी 2019, फिर अगले साल 20 जनवरी 2020, फिर 7 अप्रैल 2021 और फिर 1 अप्रैल 2022। इसके बाद आज एक बार फिर से इसी तरीके का कार्यक्रम रहा, परीक्षा पर चर्चा की गई ताकि स्टूडेंट्स के बीच जो पनपता तनाव है, जो स्ट्रेस बिल्डिंग है, उसे वो कम कर सके। और इसके साथ ही कुछ टिप्स प्रधानमंत्री ने इन छात्रों के साथ साझा भी किए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई है। ग्राम समाज की जगह को लेकर यह विवाद हुआ। घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अब मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और इस पूरे विवाद के बाद करीब 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देखिए कैसे छत पर से पत्थरबाजी हो रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद ऐसी स्थिति बनी और घटना के बाद से गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सहावर थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला है, उत्तर प्रदेश के कासगंज में सामने आया। 2 पक्षों में फायरिंग हुई, पत्थरबाजी तक हुई और उसके बाद समझाइश देने की कोशिश भी की गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए 6 लोगों को इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है। और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया है। उपराज्यपाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि खून और आंसू के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। मानवता के दुश्मन को जम्मू कश्मीर के एलजी का संदेश। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। खून और आंसू के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर हो रहा अंतिम प्रहार। आजादी और गणतंत्र का त्योहार मनाए जाने के दौरान सबसे ज्यादा नजरें जम्मू कश्मीर पर रहती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव देखा जा रहा है। आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम है। इस बार का गणतंत्र दिवस पूरे जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पोषित देश और आतंकवादियों को साफ संदेश दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बेगुनाहों की बर्बर हत्याओं के कारण केंद्र शासित प्रदेश में बहे खून और आंसू के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस महीने की शुरुआत में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के घरों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई थी। जम्मू के नरवाल क्षेत्र में पिछले हफ्ते हुए 2 विस्फोटों में 9 लोग घायल हो गए थे। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों पर मनोज सिन्हा ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। 2022 में 180 आतंकवादी ढेर, नागरिकों की हत्या मामले में
55% की कमी, सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने के मामले में 58% की कमी, अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का बयार बहने लगा है। पहले जैसा माहौल नहीं है। सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में G20 से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 की बैठक मानवता के दुश्मनों के लिए संदेश है और उन्होंने संघ शासित प्रदेश के लोगों से आगे बढ़कर इसे समावेशी आयोजन बनाने का आह्वान किया। और इसी बीच में लखनऊ इमारत हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इसमें लिया गया है बड़ा एक्शन और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भतीजा तारिक गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे आरोपी फहद याजदान की तलाश इस वक्त की जा रही है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए थे कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी में तीसरे आरोपी फहद याजदान की तलाश इस वक्त हो रही है। तो पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भतीजा तारिक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा एक्शन लखनऊ इमारत हादसे में लिया गया है। और आइए अब आपको वैसे नायकों के बारे में दिखाते हैं जो गुमनामी में रहे, लेकिन मोदी सरकार ने वैसे नायकों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पद्म सम्मान देने का ऐलान किया गया। ऐसे नायक एक दो नहीं बल्कि कई हैं और इनके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। गुमनाम चेहरों को पद्मश्री सम्मान। कमाल के काम से बढ़ाया देश का नाम। मोदी सरकार ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इनमें कई ऐसे गुमनाम नायकों के नाम शामिल हैं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज और लोगों के हित में काम कर रहे थे। केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है, गुमनाम चेहरों को पद्मश्री अवार्ड देती रही है। इस बार ऐसे ही 26 लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आसपास के अलावा कोई नहीं जानता। मगर अब जब उनके नाम का ऐलान हो गया है तो वे 26 लोग विख्यात हो गए। ये है जबलपुर के डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर। पिछले 50 सालों से गरीब और वंचित लोगों का इलाज कर रही हैं। अपने क्षेत्र में काफी विख्यात हैं, क्योंकि आज जब डॉक्टरों की फी 500 से 1000 रुपए या इससे भी ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर महज 20 रुपए में लोगों का इलाज करते हैं। मोदी सरकार ने इनके कामकाज को सराहा और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया। सम्मान का ऐलान होने पर डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर काफी खुश दिखे। ये ऐसे जितने अवार्ड वगैरह मिलते हैं, ये दिस गिव मोटिवेशन एंड टू वर्किंग फॉर अदर, काम फर्दर करने के लिए आपको इसमें इनकरेजमेंट मिलता है, तो आप फर्दर काम करते हो। ये अवार्ड भी बहुत ज़रूरी हैं। गजल और क्लासिकल संगीत गायक की हस्तियां अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन पर जयपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। दोनों हस्तियों के बारे में जयपुर से बाहर शायद ही कोई जानता हो, लेकिन अब जब इनके नाम सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री की लिस्ट में शामिल हैं, तो दोनों काफी खुश हैं। हमें बहुत फख्र है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जानिब से हमें ये पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड हम जहाँ तक समझते हैं हमारा नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं के समर्पित है। जो अवार्ड हमें मिला है, ये अवार्ड बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं कि आपको मेहनत करते रहना ही है संगीत में, उससे गाफिल नहीं होना। शास्त्रीय संगीत की हमें उन्होंने तालीम दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल की कोई जोड़ी नहीं है मेल, तो मेल जोड़ी सबसे पहले 59 से हमारी है। ये है गुलाम मोहम्मद जाद। इनकी उम्र 81 साल है और पिछले 70 साल से संतूर बना रहे हैं। पद्मश्री सम्मान मिलने पर काफी खुश हैं, लेकिन टीस भी है। करीब 12 साल से संतूर बना रहे जाज का कहना है कि सम्मान से खुश हूं, लेकिन ये काफी देर से मिला। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार ने मेरे विश्वास को बहाल किया है कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम की सराहना करते हैं। आप तो यहाँ पर पहले आए, ये तब मैं आप इस वसात से सारे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के अपनी स्टेट जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अचानक
अवार्ड जो पद्म श्री है शायद जिसका नाम, ये हमको मिला, बहुत खुशी हुई है, हमारे फैमिली को भी और हमको भी। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में पीतल नगरी मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन भी हैं। पीतल के बर्तनों पर अपनी उंगलियों से नक्काशी करने के लिए मशहूर नक्काशी के बेताज बादशाह दिलशाद हुसैन का पद्मश्री के लिए चयन हुआ है। यह पद्मश्री इसलिए भी अहम है क्योंकि मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार किसी को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। महसूस ऐसा कर रहा है कि कभी ख्वाब में या कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम पद्मश्री बनेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरकार का भी कि सरकार ने मुझे चुना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मोदी सरकार के पहले तक पद्म सम्मान को एलीट वर्ग के लिए जाना जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है गुमनाम चेहरों को इसके लिए खास तरजीह दी गई है। अपने क्षेत्र में शानदार काम के लिए पद्म सम्मान दिए जा रहे हैं।